नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जल संकट यानी कि वाटर क्राइसिस नामक एक टॉपिक पर। ये आईएएस के सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो जीएस पेपर 1 जो है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज जो है, प्राकृतिक संसाधन या रिसोर्सेज से रिलेटेड हम देख सकते हैं। या जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, जीएस पेपर 3 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है उससे हम जल संकट की स्थिति के बारे में थोड़ा सा हम इसमें इनपुट ले सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम जीएस पेपर 2 देखें तो उसमें पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड कुछ बातें हो सकती हैं, जिसका हम इसमें इनपुट के रूप में कुछ बातें ले सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आईएएस के सिलेबस के हिसाब से ये कितना ज़्यादा उपयोगी है। अब कंटेंट पर थोड़ा सा आते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। दरअसल अभी बात क्या है कि ये जल संकट वाला मुद्दा इसलिए डिस्कशन में बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि जो दिल्ली का जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड, उसके जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि जो नांगल नहर है, जैसे कि आपको पता होगा कि भाखड़ा नांगल जल परियोजना जो है नहर, उससे पानी की आपूर्ति होती है, जल आपूर्ति होती है। तो उसी में एक नहर है नांगल नहर। तो नांगल नहर से जलापूर्ति रोकने की बात की जा रही है क्योंकि उसमें कुछ रिपेयर वाला काम करना है, उनको रिपेयरिंग करना है, इसलिए कह रहे हैं कि पानी को रोका जाए। अब विरोध इस बात का हो रहा है कि अगर पानी को वहाँ पे रोक दिया जाएगा, जलापूर्ति रोक दी जाएगी, तो दिल्ली में जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अब जैसे इस समय मार्च अप्रैल चल रहा है, तो मार्च अप्रैल मई इन महीनों में जो है पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर नहर को बांध दिया जाएगा, उसको रिपेयर के लिए छोड़ दिया जाएगा और पानी का प्रवाह नहीं किया जाएगा, तो थोड़ा सा जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। अगर नांगल नहर देखें तो नांगल नहर दिल्ली की ओर दिल्ली को अपने लिए कुल आवश्यक जलापूर्ति का 25% हिस्सा जो है नांगल नहर से मिलता है। और इससे राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का निवास, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, जो बड़े बड़े सेक्रेटरीट, जो ऑफिसेज हैं, सरकारी कार्यालय हैं, तो उन सब में भी ये पानी जाता है नांगल नहर से। और समझ सकते हैं कि 25% हिस्सा जो दिल्ली की जलापूर्ति का है वो नांगल नहर से होता है। अगर इसको बाधित कर दिया जाएगा तो स्थिति जो है थोड़ी सी भयावह जरूर उत्पन्न हो सकती है। अब थोड़ा सा भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में अध्ययन कर लें। इस बांध की योजना जो है उसकी बातचीत 1944 में शुरू हो गई थी और इस पर तात्कालिक पंजाब के राजस्व मंत्री श्री छोटू राम और बिलासपुर के राजा के बीच नवंबर 1944 में समझौता हुआ था। और 8 जनवरी 1945 को इस प्रोजेक्ट की जो है प्लानिंग पूर्ण हो गई थी। तो 1945 यानी कि आज़ादी के समय, या कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध के लगभग समाप्ति के समय जो है इसके प्रोजेक्ट की प्लानिंग पूरी हो गई थी। और इस बांध का जो शुरुआती निर्माण कार्य है वो 1946 में शुरू हो गया था और 1948 में बांध बनना शुरू हो गया, यानी आज़ादी के बाद। और 17 नवंबर 1955 को तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में कंक्रीट के द्वारा बांध का निर्माण कार्य चालू हुआ। तो 1955 में ये चालू हो गया और निर्माण अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में अक्टूबर 1963 में पूरा हो गया था। यानी कि भाखड़ा नांगल की जो बात है वो कह लें आज़ादी के पहले से शुरू हो गई थी। 1955 से इसका स्टार्टिंग हो गया था और 1963 में जा कर के इसको पूरा कर लिया गया था। और ये किस नदी पर बना हुआ है तो इसको देख लें। तो यह बांध जो है भाखड़ा नांगल परियोजना, ये सतलज नदी पर बना है। यह बांध दो बांधों, एक भाखड़ा बांध है और नांगल बांध, तो भाखड़ा और नांगल बांधों से मिलकर के बना है। भाखड़ा बांध नांगल बांध से 13 किलोमीटर दूर बना हुआ है। अभी इसको मैप में भी हम देख लेंगे कि भाखड़ा बांध कहाँ पर है, नांगल बांध कहाँ पर है। इसका उद्देश्य क्या था, तो जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए इसका मेन उद्देश्य था, ताकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, दिल्ली, यहाँ सब सिंचाई और जल विद्युत की आपूर्ति, जलापूर्ति सही मात्रा में हो सके। इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं, तो भाखड़ा बांध का पानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों को मिलता है। तो 5 राज्य हैं इसमें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। दिल्ली को यदि हम राज्य की संज्ञा लें, हालांकि वो एक यूनियन टेरिटरी है। और भाखड़ा नांगल की परियोजना और इससे लाभ होने वाले क्या इसमें लाभ हैं, देखिए। पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि सतलज नदी पर है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15% है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 650 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब और 14 किलोमीटर हरियाणा में, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो राजस्थान में है। तो लंबाई 650 किलोमीटर है और राजस्थान की हिस्सेदारी 15% है। सतलज नदी पर बना हुआ है
और ये भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है और ये बांध हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर ज़िले में सतलज नदी पर बनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है, सतलज नदी पर है, 650 किलोमीटर लंबा है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की साझी परियोजना है ये और लंबाई 650 किलोमीटर है। और ये बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। और दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है। इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, यू कैन राइट डाउन दिस। और इसकी ऊंचाई 255 मीटर है, जबकि टिहरी बांध परियोजना की ऊंचाई 261 मीटर है। अमेरिका का हुअर बांध जो है वो 743 फीट ऊंचा है, जबकि भाखड़ा नांगल 255 मीटर ऊंचा है और टिहरी 261 मीटर ऊंचा है। निर्माण कार्य में देखें तो बांध का जो निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ था और 1963 में पूरा हो गया था और 1970 में यह बांध पूर्ण रूप से कार्य करने लगा था, लेकिन 1966 में ही नेहरू जी की देहावसान हो गया था। तो उनके बाद ये 1970 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो ये कार्य करना शुरू कर दिया था। इस बांध के पीछे बनी झील का नाम जो है वो गोविंद सागर झील है, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर बना हुआ है। और गोविंद सागर बांध, अगर गोविंद सागर झील अगर पूछा जाए तो ये कृत्रिम झील है, यानी कि मानव निर्मित झील है, क्योंकि बांध बनाया गया सतलज नदी पर, भाखड़ा नांगल बांध, तो ये गोविंद सागर झील बन गई और ये गुरु गोविंद सिंह के नाम पर बना है। गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु हैं। और यह बांध 1963 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था, 1963 में, लेकिन कार्य करना 1970 में प्रारंभ हुआ था इस पे। इसकी सहायक जो है वो इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत राजस्थान तथा इंदिरा नहर का विकास किया गया, जो भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। तो भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो इंदिरा सागर परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो ये है वर्ल्ड का मैप, जहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ये अपना इंडिया है और इसी इंडिया में जब जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तर में हमें दिखाई देगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। तो इसी हिमाचल प्रदेश में हम फोकस करते हैं कि जहाँ पर अपना ये भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है। तो ये यहाँ पर अपना मैप में देख सकते हैं आप। इसको अगर और थोड़ा सा खोल करके देखें तो ये चित्र कुछ इस प्रकार का है भाखड़ा बांध का। और मैप में अगर इसको देखें जूम आउट करके थोड़ा सा, तो ये कुछ आपको जल दिखाई दे रहे होंगे हिमाचल प्रदेश में इस वाले हिस्से पर, यहाँ पर। तो ये है भाखड़ा नांगल बांध, यहाँ देख सकते हैं जल का स्रोत है। और पानी का संकट सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, बल्कि जल का संकट अगर वाटर क्राइसिस देखें तो अन्य जगहों पर भी है। जैसे कि अगर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, जिसके मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, उन्होंने बताया है कि या केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि देश के 17 राज्य में लगभग 1186 ब्लॉक्स हैं जिसको चिन्हित किया गया है, जो कि पानी के गंभीर संकट की स्थिति का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है केंद्रीय जल आयोग का जो है 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो केंद्रीय जल आयोग का 75वां कह वर्षगांठ टाइप का भी मनाया जा रहा है। तो केंद्रीय जल आयोग 1945 से राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। लेकिन जल शक्ति मंत्रालय जो है इसको तो अभी हाल फिलहाल में 2018-19 में बनाया गया था। तो इसमें क्या क्या शामिल हैं? एक तो जल शक्ति मंत्रालय है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, ये सब शामिल होते हैं इसमें। यहाँ पर केंद्रीय जल आयोग में आपका स्वागत है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। तो और वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग भारत सरकार के संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।
ये जो केंद्रीय जल आयोग है इसको बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श, योजना, नियंत्रण, संरक्षण, जल विद्युत विकास, इन सब में एक उपयोगी जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है। और केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार की पदेन सचिव के पद के साथ होता है। केंद्रीय जल आयोग का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, यानी 75 साल इसके पूरे हो गए हैं। और इसके मंत्री देखें तो ये हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ये माननीय केंद्रीय मंत्री हैं जल शक्ति मंत्रालय के। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ऐसे 17 राज्यों को चिन्हित किया है, 1186 ब्लॉक्स बनाए हैं जहाँ पे पानी का संकट हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये स्थिति गंभीर है। ऐसा हर समय था नहीं। पहले क्या होता था कि हमारे जो पूर्वज थे वो बावड़ियाँ बनाते थे, कुएँ बनाते थे, वेल्स कह लें, या तालाब खुदवाते थे, पॉन्ड्स वगैरह। तो उनसे क्या होता था, बहुत भारी मात्रा में जल का जो है संचयन हो जाता था। जो बारिश वाला पानी अभी वर्तमान में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाता है और पानी बह जाता है। तो पानी को संरक्षित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बहुत बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाएं, ये सब बनाएं। तो इसके लिए दिल्ली सरकार जो है वो काम भी शुरू की थी। जो यमुना नदी है, यमुना नदी के किनारे दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ये फैसला लिया था कि हम बड़े बड़े तालाब खुदवाएंगे, यानी 10-20 किलोमीटर लंबा हम तालाब खुदवाएंगे, ताकि अगर यमुना में कभी बाढ़ आ जाए तो वो वाला पानी भी उसमें संरक्षित किया जा सके। और वैसे भी दिल्ली में पानी का संकट ना हो, इसके लिए भी तालाब खुदवाया जा सके, उसका जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके, वाटर डिप्लेशन को कम किया जा सके। और यमुना नदी को देखा जाए तो उसमें पानी गंदा हो जाता है, या फैक्ट्रियों से पानी, उसमें गंदा पानी को प्रवाहित कर दिया जाता है। तो यमुना नदी बहुत मैली हो जाती है दिल्ली में जा कर के। तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए ज़रूरी भी है कि यमुना नदी के आसपास बड़े बड़े तालाब बनाए जाएं। इसका एक अच्छा एग्जांपल अगर हम देखें तो राजस्थान में हम देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे प्रसंग देखिए पढ़ने को मिलता है कि किसी भी इलाके में जल संकट का सबसे सटीक समाधान इसके अलावा क्या हो सकता है कि जल का अपव्यय रोका जाए। यानी जल संकट को अगर कम करना है तो क्या उपाय हो सकता है कि जल का जो अपव्यय है, दुरुपयोग है, उसको रोका जाए। और वर्षा जल का संग्रहण करके जो भूगर्भीय जल स्तर है, जो वाटर लेवल है, जो यानी कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, उसको बनाया रखा जा सके और बढ़ाने की कोशिश की जाए। हमारे पूर्वज इस सत्य को पहचानते थे और इसीलिए कुआं खुदवाते थे, तालाब, कुंड, बावड़ी ये सब खुदवाते थे, और इसको बहुत पुण्यदायी कार्य समझते थे, यानी धार्मिक कार्य समझते थे। तो लोग इसमें जो है अपना रुचि भी बढ़ाते थे। राजस्थान में अगर देखें तो जैसलमेर में एक तालाब है, गढ़सीसर तालाब। तो बरसात के दिन शुरू होने के ठीक पहले इस तालाब की सफाई की जाती थी। यह एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता था। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि पहले जो था, पानी को बचाने के लिए, पानी को साफ करने के लिए बावड़ियाँ ये सब बनाया जाता था। तो इसको बड़ा पुण्य वाला काम समझते थे, उसको धार्मिक कार्यों से जोड़ करके देखते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी एक कह लें पूंजीवादी, या कह लें ज़्यादा लाभ प्राप्त करना, ये जो मानसिकता है, और थोड़ी सी प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता की कमी, जागरूकता की कमी, अशिक्षा के कारण भी हम कह लें कि लोग प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, उसको गंदा कर देते हैं। और इससे बहुत भारी मात्रा में जो नदी घाटी परियोजनाओं में रहने वाले, कह लें नदी घाटी जो सभ्यता विकसित हुई, या गंगा नदी के किनारे रहने वाले करोड़ों लोग के ऊपर ये दिक्कत होती है कि कैसे सिंचाई किया जाए, कैसे उनको शुद्ध पानी मिले पीने के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पानी को साफ़ करने में सभी सरकार और आम जनमानस अपना साथ दें। और पानी की शुचिता को बचाने का नहीं, जीवन की आशाओं को बचाए रखने का प्रावधान हुआ करता था ये सब। इसके अलावा देखें तो रहीम दास जो हैं वो भी दिल्ली के ही थे। तो उन्होंने कहा था, बिन पानी सब सून, वैसे भी जल ही जीवन है कहा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हमें चीज़ें पढ़ने को भी मिलते हैं जिसमें हमें पानी का महत्व के बारे में जानकारी मिलती है। और 17 दिसंबर 1955 को जो है अकबर के दरबार के इतिहास में जो प्रसिद्ध नवरत्न थे उसमें से एक रहीम अब्दुल रहीम खान खाना भी थे। तो उन्होंने भी पानी के बारे में कुछ साहित्य लिखे हैं छोटे मोटे। अगर हम नदी घाटी सभ्यताओं के बारे में बात करें तो
इतिहास में देखा जाए जितने भी आश्रय स्थल बने थे शुरुआत में, तो वो नदी घाटी परियोजनाओं के पास ही, नदी घाटी सभ्यताएं जो विकसित हुई नदी घाटी के पास ही विकसित हुई। क्यों? जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, नील नदी है, नील नदी की सभ्यता विकसित हुई, जिसको मिस्र की सभ्यता बोल सकते हैं। या दजला फरात के किनारे ईरान मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। ऐसे ही सिंधु नदी के किनारे हम कह लें सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। इसके अलावा बड़े बड़े ऐसे, जैसे चीन में अगर देखें तो चीन की सभ्यता विकसित हुई, जो वांगहो नदी है या यांगसी नदी है, इन सब नदियों के किनारे। तो बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं हैं वो नदी घाटी की सभ्यताएं नदी घाटी के पास विकसित हुई, क्योंकि उनसे जल की आपूर्ति हो जाती थी, और अगर उनको घर बनाना है तो मड जो होता है, मिट्टी, उसकी भी उपलब्धता हो जाया करते थे। इस प्रकार से उनके उपयोगी के लिए जितने भी चीज़ थे, जैसे कि खाने पीने के लिए मछली हो गया या अन्य चीज़ें हो गई, तो वो भी पानी के स्रोत पर डिपेंड रहते थे, और नौकायन या मनोरंजन के लिए पानी पर निर्भर रहते थे। तो इतिहास में नदी घाटी हम लोग को जीवित रखा। अगर हम लोग नदी घाटी को नहीं जीवित रखेंगे तो समझ लीजिए कि हम लोग का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हम अपने बहुत सारे जो स्रोत हैं, जल के स्रोत हैं, उसको नष्ट करते जा रहे हैं। अगर देखें तो दिल्ली को ही बावड़ियों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज दिल्ली में पानी की किल्लत हमें जगह जगह पे दिखाई पड़ती है। यानी सरकार तो काम कर ही रही है, यमुना नदी की सफाई करने का प्रयास चल रहा है, गंगा नदी की सफाई केंद्रीय सरकार ने उसका जिम्मा लिया ही है। अ, लेकिन फिर भी जिस स्पीड से गंदा हुआ, तो वो हमारी सभ्यता का हिस्सा नहीं हुआ करता था। अगर बारिश के पानी का संचयन करना है तो ज़रूरी है कि भारत में हर साल होने वाली जो 1170 बारिश होती है, औसत रूप में देखा जाए भारत में, यानी कि 1 मीटर 170 कह लें कि सेंटीमीटर, यानी 1170 मीटर कह लें, कह लें सीधा सीधा, तो इतना बारिश होता है। 1 मीटर में 1000 होता है, तो कह लें कि 1 मीटर से ज़्यादा बारिश होता है हर साल भारत में, औसत रूप में देखें तो। लेकिन इसका जो अधिकांश पानी है वो वर्षा के ऋतु में बह जाता है, यानी कि बरस जाता है, तो बड़ी स्पीड से बह जाता है। तो इससे मृदा का अपरदन भी होता है, कह लें सॉइल इरोजन भी होता है, और बहुत सारा पानी जिसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जो स्रोत हैं वही नहीं है, इकट्ठा नहीं हो पाता, तो वो बह जाता है। तो सॉइल इरोजन करते हुए बहुत सारा जो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से भी नुकसान करता ही है। बाढ़ क्षेत्र में आ जाता है, मृदा का कटाव होता है, और समुद्र का जो जल स्तर है वो अपेक्षाकृत बढ़ जाता है, या ये कहें कि जो शुद्ध जल समुद्रों में अधिक मात्रा में चला जाता है, तो इससे समुद्र की बायोडाइवर्सिटी पर भी खतरा उत्पन्न होता है। अगर हम पृथ्वी पर जल का वितरण के बारे में दृष्टिपात करें तो पानी पृथ्वी पर वितरित किया जाता है, और पृथ्वी के वायुमंडल और परत में अधिकांश पानी महासागर के नमकीन समुद्री जल से आता है। यानी कि बहुत विशाल पानी ऐसा होता है जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी नहीं होता है। हालांकि समुद्र का पानी भी जो जलीय जैव विविधता है और बारिश करवाने के लिए और चीज़ों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, लेकिन मानव के प्रत्यक्ष उपयोग में तो नहीं आता है। ताज़े पानी का अगर देखें तो 2.5% हिस्सा है जो ताज़ा पानी है, और पृथ्वी के लगभग 78% क्षेत्र को कवर करने वाले महासागरों में नीली रोशनी दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। तो ये अतिरिक्त जानकारी कुल मिलाकर समझें कि 78% हिस्सा जो है वो पानी है, और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है अपना पृथ्वी है, यानी कि कह लें स्थल मंडल टाइप का है। यानी मोटी मोटा हम कह लें तो 2/3 हिस्सा जो है वो पानी है, और बचा हुआ हिस्सा वो अपना पृथ्वी वो कवर करता है, और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन बहुत विशाल जल भंडार जो हमारे लिए प्रत्यक्ष उपयोगी नहीं है, और जो मीठे पानी के स्रोत हैं उन स्रोत को वो घटता जा रहा है, उसकी सुरक्षा ठीक प्रकार से न हो पाने के कारण जल संकट, वाटर क्राइसिस की समस्या उत्पन्न हो रही है। महासागरों में पानी की मात्रा देखें तो वो 1.5 से 11 गुना पृथ्वी के इंटीरियर के भीतर सैकड़ों मील गहरी पाई जा सकती हैं। महासागर की परत जो है वो युवा, पतली और घनी है, जिसमें से किसी भी चट्टान में पेंजे के टूटने से किसी भी उम्र से डेटिंग नहीं होती। तो ये कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं। पृथ्वी पर पानी का विशाल हिस्सा यानी कि 35% या 3.5% की औसत लवणता के साथ नमक या नमक के पानी के रूप में माना जाता है।
ये 35 मतलब कि 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पानी। तो ये लवणता है, लवणता को मापने का ये कह लें संकेत है जो इस टाइप का यहाँ पर बना हुआ है, तो ये लवणता मापने का संकेत है। यानी कि लगभग 1 किलो समुद्री जल में 34 ग्राम नमक ये पाया जाता है। जो समुद्री वाला पानी होता है तो नमकीन होता है ज़्यादा, और थोड़ा भिन्न होता है आसपास की भूमि से प्राप्त रन ऑफ की मात्रा के अनुसार। कुल मिलाकर के महासागरों और सीमांत समुद्रों से पानी नमकीन भूजल और नमकीन पानी से पानी ने पृथ्वी पर पानी के 97% से अधिक झीलों को बंद कर दिया है। कुल मिलाकर के ये है कि ज़्यादा नमकीन पानी जो है वो उपयोगी नहीं है मानव के लिए, और इसकी जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ अतिरिक्त जानकारी हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं। तो ऐसी जल संकट वाली स्थिति जो है, इससे अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि भारी मात्रा में सॉइल इरोजन और कह लें कि बाढ़ का आना, जिससे बायोडाइवर्सिटी और मानव के ऊपर संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, कृषि कम होने लगे या जल स्रोत नष्ट होने लगें। तो इससे बचने का खाली एक ही सबसे बड़ा मंत्र बताया जाता है, वो है जल संग्रहण। शहरी क्षेत्रों में भी जल संग्रहण करने की तकनीक हो सकती है जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, RWH। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग यानी कि जो बिल्डिंगें हैं शहरों में, तो वहाँ पर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं कि छतों पर जो बारिश होता है उस पानी को सीधा सीधा हम कह लें ज़मीन में ला करके रीस्टोर करें। इसके अलावा जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो बर्फीले क्षेत्र हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया या जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, या उत्तराखंड हो गया यूके, इसके अलावा सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इन सब क्षेत्रों में ये किया जा सकता है कि जो ग्लेशियर ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा शोध और अध्ययन किया जाए, क्योंकि वर्तमान में अगर जल स्रोत बहुत तेज़ी से पिघलेंगे, जैसे कि ग्लेशियर अगर जल्दी से पिघलेंगे तो उससे भी हमारी जो पूरी जैव विविधता है उस पर खतरा हो सकता है, यहाँ तक कि नदियों में बाढ़ आना और सॉइल इरोजन होना और समुद्रों के जलस्तर का बढ़ना। तो इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं से बचने के लिए भी जो जल संग्रहण है, वाटर कंजर्वेशन, उसको हम पहाड़ी वाले क्षेत्रों में भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो का पूरा एनालिसिस था। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आई होगी। तो इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, सो यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।